हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम ग्रोन पीसीएस में। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, अपने घर पे रहें। जब भी आपको बाहर निकलना हो किसी ज़रूरी काम से तो मास्क का प्रयोग आप ज़रूर करें। साथ ही बार बार हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अच्छी बुक्स पढ़ें, पॉजिटिव बने रहें। मुझे आशा है कि यदि हम सब पॉजिटिव बने रहेंगे तो इस मुश्किल घड़ी से हम अच्छे तरीके से निपट पाएंगे। साथ ही आप हमारे साथ जुड़े रहें विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियों के लिए। आज की इस सेट में हम लोग एशियंट हिस्ट्री से कुछ प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? पहले प्रश्न का सही उत्तर है आगम। बाकी दो ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। ऑप्शन बी जो है त्रिपिटक है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और बौद्ध धर्म में जो त्रिपिटक ग्रंथ है उसमें पहला है विनय पिटक, दूसरा है सूत पिटक और तीसरा है अभिधम पिटक। और निकाय भी बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है, इसे भी आप ध्यान में रखें। जैन साहित्य को आगम नाम से हम लोग जानते हैं और आगम का शाब्दिक अर्थ होता है सिद्धांत। आगम शब्द का शाब्दिक अर्थ सिद्धांत होता है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ नहीं है? तो पहला तीन ए, बी और सी, प्रशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र, कालिका पुराण, ये तीनों ग्रंथ जो है ये जैन धर्म से संबंधित है, जबकि दिव्य वादन ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और दिव्य वादन में अशोक के जो उत्तराधिकारी थे उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही साथ पुष्यमित्र शुंग के भी इसमें आपको जानकारी प्राप्त होगी इस ग्रंथ से। जैन धर्म के कुछ और महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, इसे भी आप ध्यान में रखें, जैसे आवश्यक सूत्र, आचारांग सूत्र और भगवती सूत्र। इस पे भी बहुत सारे प्रश्न बन चुके हैं और आगे भी प्रश्न बनने की संभावना है। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? जैसा कि आप जानते हैं ये चारों ग्रंथ जो है जैन धर्म से ही संबंधित है। प्रशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र, कालिका पुराण, कल्पसूत्र, ये चारों ग्रंथ जैन धर्म से संबंधित है। लेकिन प्रश्न ये है कि प्रारंभिक इतिहास हमें इन चारों में से किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो जैन धर्म की जो प्रारंभिक इतिहास है हमें कल्पसूत्र से प्राप्त होता है और कल्पसूत्र के जो रचनाकार थे वो भद्रबाहु थे। इस प्रकार तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी। जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, कल्पसूत्र के रचनाकार थे भद्रबाहु। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की प्रारंभिक सूचना जो है वो किस जैन ग्रंथ से हमें प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है प्रशिष्ट पर्वन, ऑप्शन बी है भद्रबाहु चरित्र, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चौथे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। तात्पर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की जो सूचना है प्रशिष्ट पर्वन और भद्रबाहु चरित्र दोनों से प्राप्त होता है। दोनों ही ग्रंथ जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन की सूचना हमें देता है और बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। पांचवा प्रश्न है, महावीर के जीवन कृत्य तथा अन्य समकालीनों के साथ उनके
संबंधों का रोचक विवरण किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? आप इसमें 5वें प्रश्न में जो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, इसमें आप पहचान सकते हैं कि पहला 3 जो है जैन धर्म से संबंधित है। इसका मतलब हो गया कि ऑप्शन डी तो यहाँ पे नहीं होगा। दिव्य वादन ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, और बाकी 3 ग्रंथ प्रशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित और भगवती सूत्र, ये तीनों जैन धर्म से संबंधित है। और जैन धर्म के इस तीनों पुस्तक में से जो महावीर के जीवन कृत और उनके समकालीनों के साथ संबंध को बहुत ही सुंदर ढंग से दर्शाया गया है, वो भगवती सूत्र के अंदर है। इस प्रकार 5वें प्रश्न का सही उत्तर होगा भगवती सूत्र। छठा प्रश्न है, जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का वर्णन प्राप्त होता है। यहाँ पे आपने फिर से पहचान कीजिए, ये 3 ऑप्शन जो है ये तीनों जैन धर्म से संबंधित है। इसी तीनों में से कोई एक आंसर है। दिव्य वादन ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, डी ऑप्शन तो होगा नहीं। तो या तो प्रशिष्ट पर्वन होगा, आचरांग सूत्र होगा, या फिर भगवती सूत्र होगा। छठे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, आचरांग सूत्र। सातवां प्रश्न में कुछ कथन है, और इस कथन के आधार पे हमें पहचाना है कि इसमें कौन से कथन इसमें सही है। ऑप्शन ए में जो कथन है उसमें लिखा हुआ है कि जैन साहित्य का दृष्टिकोण भी बौद्ध साहित्य के समान धर्मपरक थी। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। जैसा कि आप जानते हैं कि जैन और बौद्ध दोनों एक धर्मपरक साहित्य है। ऑप्शन बी है, जैन साहित्य में पुराणों का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है जिसे चरित कहा गया है। ऑप्शन बी भी सही है। जैन साहित्य में पुराणों का एक महत्वपूर्ण स्थान है और पुराणों को जैन साहित्य में चरित कहा गया है। ऑप्शन सी है, जैन पुराण प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा के साथ साथ अभ्रंश, ये तीनों भाषाओं का प्रयोग करके जैन पुराणों को लिखा गया है। ऑप्शन सी भी यहाँ पे सही है। ऑप्शन डी देख लेते हैं। जैन पुराण का समय 6ठी शताब्दी से लेकर 16वीं 17वीं शताब्दी तक निर्धारित की जाती है। ऑप्शन डी भी यहाँ पे सही है। इस प्रकार 7वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, क्योंकि ए, बी, सी और डी चारों ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो एक से अधिक वाला ऑप्शन होगा, और ये आपको मिल रहा है ऑप्शन ई के रूप में। 8वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? ये प्रश्न बहुत चर्चित है और बहुत सारे एग्जामों में बहुत बार ये पूछे जा चुके हैं, और 8वें प्रश्न का सही उत्तर होगा चाणक्य। चाणक्य को ही कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के मदद से ही घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के सिद्धांत को किसने अपनी पुस्तक में संकलित की थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र में जितनी भी सिद्धांत थी उन सभी को एक पुस्तक में संग्रहित करने का काम जो था वो कामंद नाम के एक लेखक थे, उन्होंने किया था। इस तरीके से 9वें प्रश्न का सही उत्तर होगा कामंद। कामंद ने अपनी पुस्तक जो थी, उनका पुस्तक का नाम था नीतिसार, और नीतिसार में कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र के सिद्धांत थे उसको संकलित किया था। और इसकी जो समय थी वो 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व के राजत्व सिद्धांत और राजाओं के कर्तव्यों के ऊपर प्रकाश डालता था। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार एग्जामों में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ।
10वां प्रश्न है, ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व किस ग्रंथ का है? इसमें 4 ग्रंथ है, अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, प्रबंध, चिंतामणि और नीतिसार। इसमें से आपको चुनना है कि सबसे महत्वपूर्ण इसमें से कौन से ग्रंथ है। यदि प्रश्न का सही उत्तर ढूंढने का प्रयास करें तो सबसे जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है राजतरंगिणी। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कश्मीरी कवि कल्हण द्वारा विरचित राजतरंगिणी का है। कल्हण कश्मीर के महाराज हर्षदेव जो लोहार वंश से संबंधित थे उनके दरबारी कवि थे। इनके पिता का नाम चंपक था और इनका एक भाई था जिनका नाम कनक था। एक और भी इससे जुड़ी हुई इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, उसे भी आप ध्यान रखें। जोन राज, ये भी एक कश्मीर के ही इतिहासकार थे और इनकी एक रचना थी जिसको द्वितीय राजतरंगिणी के नाम से जाना जाता है। इसको भी आप ध्यान में रखें। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। 11वें प्रश्न में 3 कथन दिए हुए हैं और आपको पहचान करना है कि इसमें से कौन कौन से कथन सत्य हैं। आइए देखते हैं। पहला कथन है, ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व राजतरंगिणी का है। पिछले प्रश्न में हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। अभी पहला ऑप्शन जो है, पहला कथन सही है। यहाँ पे राजतरंगिणी संस्कृत भाषा में लिखी गई है। दूसरा कथन भी सही है, राजतरंगिणी जिस भाषा में लिखी गई है वो भाषा है संस्कृत। और राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास है। ये भी पिछले प्रश्न में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस प्रकार 11वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। 1, 2 और 3 तीनों सही है। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न में एक सूची दिया हुआ है, एक तरफ पुस्तक है और दूसरी तरफ रचनाकार के नाम दिए हुए। इसमें आपको मिलान करना है और कूट से इसके सही उत्तर का आपको खोजने का प्रयास करना है। तो आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला पुस्तक है रसमाला और रसमाला के रचनाकार थे सोमेश्वर। दूसरा पुस्तक है प्रबंध चिंतामणि और इस पुस्तक के लेखक थे मेरुतुंग। तीसरा आपका पुस्तक है प्रबंध कोश और प्रबंध कोश के जो लेखक थे वो थे राजशेखर। और चौथा नीतिसार है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस किए हैं नीतिसार के बारे में। नीतिसार के लेखक है कामंदक। इस प्रकार 12वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए का 2, 2, 3 ऑप्शन में 2 है। इसका मतलब है कि ये ऑप्शन तो होगा नहीं। उसके बाद प्रबंध चिंतामणि है आपका 3 यहाँ पे दिया हुआ है। इसका मतलब ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न में एक पुस्तक है और उसके रचनाकार का नाम आपसे पूछा जा रहा है। कीर्ति कौमुदी की लेखक कौन है, आप इसमें पहचानिए। 13वें प्रश्न का सही उत्तर है कीर्ति कौमुदी के लेखक है सोमेश्वर और ये एक गुजराती कवि थे। 14वां प्रश्न है, अरब आक्रमण के समय सिंध की दशा का अध्ययन करने के लिए सर्व प्रमुख ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? 14वें प्रश्न का सही उत्तर है चचनामा। 15वां प्रश्न है और ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, चचनामा का फारसी अनुवाद किसने किया था? 15वें प्रश्न का सही उत्तर है खूफी ने। सिंध की इतिवृत्ति मतलब उसकी जो घटना थी उसके आधार पर चचनामा नामक ग्रंथ की रचना की गई है जिसमें अरबों की सिंध विजय की वृत्तांत सुरक्षित है। मूलतः ये अरबी भाषा में है लेकिन इसकी फारसी अनुवाद खूफी नामक एक लेखक ने किया था। यहाँ पे ये वीडियो समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे और यदि पसंद आ रहे हैं तो भाई एक लाइक आप ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों में इसको आप शेयर कीजिए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हेल्दी रहिए, पॉजिटिव बने रहिए, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, हाथ धोते रहिए, बाहर निकलिए तो मास्क का प्रयोग आप ज़रूर करिए और आप मेरे साथ जुड़े रहिए प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियों के लिए।
जय हिंद, जय भारत।